This is October, November 2023 and variant is 5.1. Question number 1 is on cumulative frequency curve. We have given this curve. Here we need to find the interquartile range. For that, we'll find Q1. Q1 is 24 seconds. And how do we find it? देखेंगे इट्स 25% जो कि 30 बनेगा, 30 से ग्राफ पर आएंगे और इससे यहाँ पे आके ये वैल्यू ले ली, टाइम सेकंड्स में है। Q3 75% है which becomes 90 और आप इस 90 की वैल्यू लेते हैं, ये 31 आ गया। IQR को फाइंड करेंगे Q3 माइनस Q1 और 7 सेकंड्स की रेंज इसमें आ रही है। 35% ऑफ द चिल्ड्रन लें और कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लें। ये बनता है 42 चिल्ड्रन, लेकिन देखना ये है कि क्या हमने 42 चिल्ड्रन निकालना है। वो कहते हैं 35% ऑफ द चिल्ड्रन took longer than t seconds, यानी t फाइंड करना है। यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट। अब ये जो लॉन्गर टाइम का मतलब होता है ना, इसमें हमेशा अपर साइड से आप वैल्यू लेंगे, यानी ये अपर 42 स्टूडेंट्स है टू कंप्लीट द क्विज। टोटल हमारे पास 120 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 42 माइनस करें तो 78 आता है। तो इसका मतलब है कि 120 माइनस 42 किया तो 78, तो ग्राफ पे 78 तक आ रहे हैं। देखिए ये 70 आ गया है, 2 4 6 और 8, ये 78 आ रहा है। तो अब 78 से स्ट्रेट अवे ग्राफ पर आए और ग्राफ से आप किस वैल्यू पर आ जाए। देखें 25 6 7 8 और 9, यानी 28.7 कर लें, 28.8 कर लें, यानी इससे लॉन्गर टाइम, ये लॉन्गर टाइम के लिए आ रहा है। इसका मतलब है कि t की जो वैल्यू बन रही है वो तकरीबन आप इसको कह सकते हैं कि जैसे मैंने 28.8 लिया है, ये वाला आंसर बन रहा है कि 28.8 सेकेंड्स में बात बन रही है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं हजीम repeatedly throws two ordinary fair six-sided dice at the same time. On each occasion, the score is the sum of two numbers that she obtained. Sum of two numbers. Okay. देखिए सम ऑफ टू नंबर्स के लिए हम एक काम करते हैं कि दोनों डाइस ले लेते हैं और इसमें सम की वैल्यू ऐड कर देखें। 1 + 1 2 3 4 5 ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, करना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स एग्जैक्टली 5 थ्रोज ऑफ टू डाइस। 5 थ्रोज हैं फॉर हरीम टू ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 8 और मोर। अच्छा 8 और मोर यानी 8 स्कोर इंक्लूडेड है। आप यहां से आए ना 8 पे, 8 और मोर का मतलब है कि इससे ऊपर वाली सारी वैल्यूज हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज है। इनको ऐड अप कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी इसका मतलब है कि हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो कह रहा है कि स्कोर ऑफ 8 और मोर एंड इट इज 15/36। अच्छा ये तो आ गई प्रोबेबिलिटी, यानी इसका मतलब है कि 3 5 टाइम एंड 3 12 टाइम। ये तो हम इसकी p की वैल्यू बना देंगे 5/12 और q की वैल्यू 1 में से माइनस करें तो 7/12 बन रहा है। अब यहाँ पे हमने आइडिया लगाना है कि ये प्रोबेबिलिटी कौन सी आ रही है। रिपीटेडली थ्रोज का मतलब होता है कि यहाँ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हो रही है, और उसने कहा है कि एग्जैक्टली 5 थ्रोज का मतलब है कि 5th थ्रो में सम 8 या 8 से ज्यादा आ रहा है, यानी इसका मतलब है उससे पहले 4 थ्रोज होती उसमें सम 8 या 8 से ज्यादा नहीं आ रहा था। इनटू पी आर, क्यू की वैल्यू बन रही है 7/12 पावर 4 और पी की वैल्यू आ गई 5/12। ले जी, अब इसके बाद आ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स नो मोर देन 4 थ्रोज। 4 थ्रोज से ज्यादा नहीं होगा, यानी इसका मतलब है कि क्या होगा, 4 या 4 से लेस होगा।
ठीक है। 4 या 4 से लेस में हम फॉर्मूला जो लगाते हैं कि x इज लेस और इक्वल टू r का मतलब होता है 1 माइनस क्यू पावर r। स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लगता है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उस सूरत में हम इसका आंसर ले सकते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस क्यू, क्यू इज 7/12 और पावर आ गई 4। 1 माइनस ये आ गया 7 पावर 4 आ रहा है, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, और फिर 12 पावर 4। ये लीजिए इसका आंसर कितना आ रहा है 0.8842। इट इज 0.884 एंड दिस इज 3 सिग्निफिकेंट आंसर। इसका सी पार्ट आ गया। अच्छा वो कह रहे हैं फॉर 8 रैंडमली चोजन थ्रो। ये देखिए आप 8 रैंडमली चोजन थ्रो का मतलब है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगी, एन की वैल्यू 8 आ गई। Of the two dice, find the probability that Hazim obtain a score of 8 or more। यानी 8 और more की probability अभी हमने डिस्कस की थी, ये बन रही थी 5/12 और Q भी आप लिख लें 7/12। हमने probability निकालनी है fewer than 3 occasion। fewer का मतलब less than 3 होता है। less than 3 का मतलब है कि x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 एंड 2 तक हम इसको लिखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला इसमें लगाएं तो टोटल 8 थ्रोज हैं और पहले 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है 5/12 पावर 0 और 7/12 पावर 8। इसी तरीके से 8C1 लीजिए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 8C0 यानी ये तो आएगा ना 7/12 आएगा, पावर 8 आ गया। ठीक है, पूरे की वर्किंग कर लें। प्लस 8C1 के 8 मल्टीप्लाई बाय 5/12 और मल्टीप्लाई बाय 7/12 पावर 7 आ गया। फिर प्लस आ जाएगा 8C2 मल्टीप्लाई बाय 5/12 और स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये लीजिए ले। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या फॉर्मर सेल्फ एक्स द वेट इन ग्राम्स ऑफ द एक्स कैन बी मॉडल्ड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया और विद मीन म्यू इज इक्वल टू 80.5 and standard deviation. Eggs are classified as small, medium, or large according to their weight. A small egg weight less than 76, probability of X is less than 76। जो भी वेट है वो एज अ स्मॉल एक्स के तौर पे शामिल हो जाएगा। और फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्स दैट आर क्लासिफाइड एज स्मॉल। अच्छा स्मॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अच्छा ये इंफॉर्मेशन क्या है, 40% ऑफ द एग्स आर क्लासिफाइड एज मीडियम। एक्स इज लेस देन 76 है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करें और z इज लेस देन 76 माइनस मीन और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज 6.6। ये रही, अगर हम इसमें बेल कर्व में इसकी वैल्यू को लोकेट करें तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल में 0 की वैल्यू मीन आ गया और नेगेटिव साइड पे हम इस वैल्यू को लिखें तो -0.6818 आ गया। ये वाला रीजन आता है, इस रीजन का मतलब है 1 माइनस 5 ऑफ 68 0.6818 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। स्टैट मोड पे आए और ये वाली वैल्यू आ जाएगी फाइंड द परसेंटेज है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई विद 100% भी कर दें। ये वाली वैल्यू आ रही है 24.76 यानी 24.8 आंसर आ गया। वो कहता है फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग दैट आर क्लासिफाइड एज
लार्ज। अगर हम इसको बेल कर्व में डालें इस इंफॉर्मेशन को, तो देखिए ये इंफॉर्मेशन किस तरीके से डील की जाएगी। ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, इस पोर्शन में वो नंबर ऑफ एक्ट आएंगे जो स्मॉल कैटेगरी में आते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे जो पोर्शन आएगा वो लार्ज का है, और ये जो पोर्शन है ये मीडियम का है। ठीक है, ये तीन हमारे पास पोर्शन बन रहे हैं। देखिए इसकी परसेंटेज हमने फाइंड की है विच इज 24.76%। ये इसकी परसेंटेज है, और इसकी परसेंटेज 40% उसने ऑलरेडी दी हुई है। इसका मतलब है कि अगर हम लार्ज की परसेंटेज निकालना चाहें तो 100 माइनस 40 माइनस 24.76 करके इसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। -40 और 24.76 किया तो 35.24 की परसेंटेज लार्ज एक्स की आ रही है। वगैरह लीस्ट पॉसिबल वेट, अब ये वेट हमें नहीं पता कि ये जो वेट है, लीस्ट पॉसिबल वेट क्या है, जहां से अगर आप ज्यादा वेट लेंगे तो लार्ज एक्स आएंगे। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे इसे, x इज ग्रेटर देन w इज इक्वल टू 35.24 करेंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। सबसे पहले स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे तो z में लिखेंगे, और w माइनस मीन की वैल्यू आ जाएगी 80.5 and divide it by standard deviation, and this is equal to 35.24। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट की में है ना, इसको आप लेट करके ए के इक्वल सपोज कर लें, ताकि आप पहले वर्किंग कर लें, आखिर में आप इसको इंटरचेंज करके डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज ग्रेटर देन ए एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज 30। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो परसेंटेज आ रही है ना, तो अब आप इसको जब प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0.3524। आप यानी ये वाला रीजन तकरीबन 0.35 बन रहा है, और विच इज लेस देन हाफ ऑफ द बेल कर्व। आपको पता है कि अगर हम बेल कर्व की बात करें, स्टैंडर्ड नॉर्मल में जब हम बेल कर्व को शो करते हैं तो हम इसको 0 ले लेते हैं। अच्छा, अगर आप ए की वैल्यू यहाँ रखें और लेस की ग्रेटर की इनइक्वालिटी को माइंड में रखें, तो ए से ग्रेटर रीजन ये वाला रीजन बन रहा है, और इस रीजन को आप देखें कि ये रीजन एक स्मॉलर रीजन है। ठीक है, यानी इसका एरिया 0.5 से कम होगा, और ये वाला एरिया भी 0.5 से कम है। तो फार्मूले में हम इसे बनाते हैं 1 माइनस फाइव ऑफ ए, और इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ रही है, यानी इसका मतलब है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे 1 माइनस फाइव ऑफ ए 0.3524, और फाइव ऑफ ए ले लें तो 1 माइनस 0.3524, और ए की वैल्यू अब हम आगे फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस 0.3524 किया तो ये आता है 0.6476 आ गया, और इसको हम टेबल से जाके चेक कर लेते हैं। 0.6476 0.6476 0.64 और 626364646476। अच्छा, ये जो नंबर आ रहा है ना, ये वाला, ये क्या नंबर आ रहा है 0.6443, क्योंकि 6476 है, ये 80 हो गया, ये बड़ा हो गया। अब आप देखिए 43 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें हमारे पास वैल्यू बन जाए 0.6476। यानी इसका मतलब है 76 से 43 को माइनस करूं तो 3 और 3 33 वाला नंबर बचता है। अगर हम इसी लाइन में आगे जाएं तो 34 वाला नंबर हमारे पास है। तकरीबन आप काम चला सकते हैं। ये 0.3 आ गया यहाँ से, और इसमें 7 साथ आ गया 0.37, और इसके साथ 9 आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू 0.379, ये आंसर आ गया। अब ए की वैल्यू आप वापस इसमें से पुट करें तो W माइनस 80.5 और डिवाइडेड बाय 6.6, and this is equal to 0.379। अब आप W को सिंप्लीफाई कर लें
वेट आ रहा है 83.0 kg, यानी इससे वेट किस फॉर्म में है, ग्राम में आ रहा है, ठीक है। तो 83.0 ग्राम से जितने बड़े एग्स हैं उनको आप कंसिडर करेंगे एज अ लार्ज एग, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन। और अब वो आगे कह रहा है कि 150 एग्स ऑफ द सेल लास्ट वीक वर वेटेड, यानी एन की वैल्यू आ गई 150। अब ये काफी बड़ा नंबर है और यूज अप्रोक्सीमेशन आ गया। इसका मतलब है आप इसको बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे। अगर आप बाइनोमियल के बारे में देखें तो आपको चाहिए होता है एन और पी की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। पी को देखना है। अब पी की वैल्यू हमने ढूंढनी है और वह स्टेटमेंट से पता चलेगा, कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 68 ऑफ ईच एक्स वर क्लासिफाइड एज मीडियम। अच्छा, अब ये देखो मीडियम की प्रोबेबिलिटी उसने ऑलरेडी हमें दी हुई है कि वो 40% है। इसका मतलब है अब ये क्वेश्चन मीडियम से रिलेटेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी 40% है तो 0.4 बन जाएगा। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स पूरे हो गए। और अगर ये पी दिया है तो क्यू की वैल्यू भी 0.6 निकल आएगी। हमें जब बाइनोमियल से नॉर्मल में जाते हैं तो नॉर्मल के पैरामीटर होते हैं मीन एंड वेरिएंस। मीन का फॉर्मूला आ जाएगा एनपी और वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा एनपीक्यू। दिस इज मीन एंड दिस इज वेरिएंस। इसका मतलब है एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड वेरिएंस। ओके, यहां तक हो गया। अब करना क्या है कि मोर देन 68 एग्स, x इज ग्रेटर देन 68 एक्स, क्योंकि n की वैल्यू काफी बड़ी है और ऐसी सूरत में हमें जब बाइनोमियल से नॉर्मल में जाना होता है कि तो जब हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करते हैं तो 68 को करेक्शन एरर के साथ एडजस्ट करना होता है। अब वो करेक्शन एरर 0.5 का बनता है। सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये सोचें कि 68 से ग्रेटर नंबर ऑफ एग्स है, मोर देन 68 ऑफ दीज एग्स, यानी ये एग्स का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब है ये 69 एग्स होंगे, ये 70 एग्स होंगे और ये 71 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। यानी आपको इनइक्वालिटी ऐसे सेट करनी है कि वो 69 पे लेके जाए। अगर मैं इसको 68.5 करता हूँ तो 68.5 का नंबर ग्रेटर के सेंस को सामने रखें तो ये राउंड होता है जाके 69 पे, ठीक है। माइनस मीन की वैल्यू आ गई और डिवाइडेड बाई, अब क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है हमें तो वेरिएंस लिखा हुआ था तो उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो ये बनता है 8.5 बचता है और डिवाइड बाई 6 करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1.4167 ये आ रही है। बेल कर्व की जरूरत पड़ेगी। देखिए अब इस बेल कर्व में अगर हम सेटिंग करें, ये मीन की वैल्यू 0 है और दिस नंबर इज पॉजिटिव, so positive number will be on right side of 0, 1.4167. Greater inequality shows this region and this region is represented with phi of 1.4167, and in this way we'll be able to get the answer 1.4167 ले लें तो 1 माइनस 0.9217, तो 1 माइनस आंसर कर दें तो 0.07828, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अब निकालना है द टाइम टू द नियरेस्ट मिनट ऑफ 150 एथलीट्स टेकिंग पार्ट इन द चैरिटी रन आर रिकॉर्डेड, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल। ये दिया हुआ है। आप सबसे पहले टेबल में टाइम इन मिनट्स देखें, जो क्लासेस दी हुई है वो क्लास इंटरवल है, क्योंकि देखें 120 से नेक्स्ट 121 है, 1 नंबर का गैप आ रहा है, यानी जो गैप आ रहा है उसको डिवाइड बाई 2 करें तो 0.5 बनता है। तो आपको देखें यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है तो हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री की जरूरत है। तो हम यहाँ पे क्लास बाउंड्रीज की सबसे पहले वैल्यूज मेंशन करते हैं। 101 में से आप ये देख लो कि -0.5 करते हैं तो ये वाली वैल्यू बन गई 100.5, दिस इज 120.5। अब इस तरह करके इनको कंप्लीट कर लेते हैं। 120.5, 130.5,
फिर 130.5 and this is 135.5. This is 135.5 minus 145.5 और फाइनली ये आ जाएगा 145.5 और 160.5। ओके, अब इसमें अगर आप क्लास बिट्स के बारे में भी देखें ना, तो क्लास बिट्स आपको डिफरेंट नजर आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक नई लाइन बना के इसकी क्लास बिट्स सारों की फाइंड कर लेता हूँ। अब आप देखें क्लास बाउंड्री जब आ गई है तो 120.5 माइनस 100.5, तो इनको माइनस करें और आप इनकी क्लास बिट्स लिखते जाएं। दिस इज 10 और दिस इज 5, दिस इज 10 और दिस इज 15। अब इसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनानी है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे बनती है कि 18 डिवाइडेड बाय दिस। तो इसका जो आंसर आएगा उसको आप लिख लें। मैं अब डायरेक्ट लिखता जाता हूँ। 4.8 डिवाइड बाय 10 इज 4.8। ये कितना आ जाएगा 6.8। दिस इज 3.2। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2। यानी डेंसिटी निकालनी है। अब हमने इन सारी वैल्यूज को प्लॉट करना है। 100 से लेके 160 तक की वैल्यूज लेनी है और 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अगर मैं इसको 100 लेता हूँ तो ये 110 आ गया। 100.5 से शुरू करते हैं। 0.5, 120.5, 130.5 और दिस इज 140.5, दिस इज 150.5, 160.5 और 170.5। अगर आप डेंसिटीज देखें तो डेंसिटीज में मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है 4.8 आ रहा है। तो ऐसे लेना कि 4.8 पूरा आ जाए। जैसे 1 ले लूं, ये 2 ले लूं, ये 3 ले लूं, तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा गैप ना लें। 1, 2, 3, दिस इज 4 और दिस इज 5। 4.8 इसके अंदर आ जाएगा। ओके, पहली क्लास जो है वो 100.5 से लेके 120.5 तक है और उसकी डेंसिटी 0.9 आ रही है। देखिए 0.9 से शुरू करें और 120 तक लें। नेक्स्ट इज 130.5 पे 4.8 आ रहा है। 6.8 भी है तो 6, ये 6 आ गया और 6.8 और 6.8 में 5 का गैप लेना था। इसके बाद आ गया 3.2 और 135.5 से लेके 145 तक है और इसमें आ रही है वैल्यू 3.2। ये 3 आ गया, 1 एंड 2 से शुरू किया तो 145 तक आ जाएगा और फिर 145 से लेकर 160 तक है 1.2। ले ये हिस्टोग्राम कंप्लीट होगी। अब वो कह रहा है कैलकुलेट एस्टिमेट फॉर द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। चले जी, सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं। तो मीन तो बन जाएगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। यानी एक्स की वैल्यू नहीं है तो एक कॉलम और रिक्वायर्ड होगा जिसको हम मिड वैल्यूज कहेंगे। तो यहीं पे हम मिड वैल्यूज ले लेते हैं। मिड वैल्यूज जो है जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ से अब आप वैल्यूज ले लें। देखें 100.5 प्लस 120.5 ऐड किया और इसको डिवाइड बाई 2 कर दें तो दिस इज 110.5। दिस इज 125.5। ठीक है, मिड वैल्यूज को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 110.5 इंटू 18, फिर है 48 इंटू 125, सारा को सिंप्लीफाई करके एड अप कर लें।
अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमें ये चीज फाइंड करनी है समेशन एफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है 110.5 स्क्वायर इंटू 18। फिर आप यही वैल्यूज लेते जाएं, यानी मिड वैल्यूज कितनी थी 125.5 स्क्वायर इंटू 48। फिर क्या है 133 स्क्वायर इंटू 34, then 140.5 square into 32। इसके बाद लास्ट वैल्यू रह जाएगी x की वैल्यू 153 स्क्वायर हो जाएगा और इनटू 18 किया। और इस सारे को अब आप ऐड अप करके लिख सकते हैं। इसमें लिखता हूँ क्योंकि हमने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिहाज से अगर फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये जो वैल्यू बनेगी इस सारे का सम लेके डिवाइड बाई 150 करते हैं, टोटल स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर बन जाएगा 11.7। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। The score is the number on the side on which it lands. The random variable x denotes this score. The probability distribution table for x is given by this value. Okay, first part तो बड़ा सिंपल सा है, 3p 2p 5 6 और देखेंगे it is 6p plus 0.28 and sum of probability is equal to 1। p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 0.28 और इसको डिवाइड बाई 6 करते हैं। वो नेक्स्ट कह रहा है कि a fair blue spinner and a fair green spinner each have 4 sides। अब देखिए ये जो फेयर स्पिनर का वर्ड होता है ना, इसका मतलब है कि इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना मसला नहीं है। इसके अंदर 4 नंबर है, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ऑल 3 स्पिनर, अब ये देखें पहले पार्ट में उससे रेड किया होगा, देखिए जरा फर्स्ट पार्ट में रेड स्पिनर है, इसकी प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है। जैसे हम इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो ये बनता है 0.12 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 0.24 और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.36। ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। करना क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 3 स्कोर इज 4 और लेस। अब देखिए 3 स्पिनर हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी हमने इस तरह लेनी है कि इनका जो स्कोर है वो या तो 4 आना चाहिए या 4 से लेस आना चाहिए। अब जरा इसमें देखें कि एक स्पिनर रेड है, एक स्पिनर ब्लू है और एक स्पिनर ग्रीन है। अब आपने ऐसी सेटिंग करनी है कि जिसमें सम क्या आ सकता है 3 स्पिनर के ऐड करने से। मसलन अगर हम रेड से 1 लेंगे और यहां से भी 1 लें, यहां से भी 1 लें तो सम आता है 3, यानी ये 4 से लेस है। वो कह रहा है कि सम 3 स्कोर इज 4 और लेस है। ठीक है, अगर आप इसको 1 रहने दें, जो ब्लू है उस पे नंबर 2 आ जाए ना और ग्रीन पे 1 आ जाए तो ये 4 बन जाता है। इसका मतलब है ये भी हम कंसिडर करेंगे। अब देखिए 1 अगर ले लें, यहाँ 3 ले लें, यहाँ 1 ले लें तो ये 5 बन जाता है, तो ये नहीं हम ले सकते। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ 1 लें और यहाँ 2 ले लें, अभी भी देखिए सम 4 आ रहा है तो इसका मतलब है ये भी चल जाएगा। अच्छा, अब देखिए 1 के साथ यानी जो पहला रेड है वो 1 ही है, तो 1 एंड 2 हम बाकी जगह ले सकते थे, लेकिन अगर रेड की जगह 1 आ जाए तो ब्लू स्पिनर पे 1 आए और ग्रीन पे भी 1 आए तो टोटल सम बनता है 4। अब क्योंकि 3 स्पिनर है ना, सम 3 आ रहा है अगर तीनों पे 1 आ जाए, इसके अलावा नहीं आ रहा। ये आपके पास ऑप्शन बन गई है। अब आप इस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखेंगे क्योंकि ये रेड स्पिनर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 की टेबल से चेक करें 0.28 है, तो ये तो बन जाएगा 0.28। और ब्लू और ग्रीन फेयर स्पिनर है तो इसका मतलब है कि 1 की प्रोबेबिलिटी है 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, ये एक है और ये भी 1 आउट ऑफ 4। हम ऐसा करते हैं कि इसको लिख लेते हैं 1/4 का मतलब होता है 0.25 और इसको स्क्वायर कर देते हैं। इस सारे को आगे हम फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी वही चीज बनेगी, ये आ गया 0.28। अच्छा, अब ये देखें
ये 2 का मतलब क्या है कि ये 2 वो नंबर है जो स्पिनर के ऊपर आ रहा है, और जाहिर है 2 एक दफा आ रहा है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ रही है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.28 और 0.25 स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखें अभी भी वही बात आ रही है, 0.28 आ गया, और 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। फेयर डाइस की वजह से आप इसे लिखेंगे 0.25 स्क्वायर, और एंड पे अब हमने 2 लिया है रेड में से, तो आप टेबल पे जाएंगे, वहां से देखेंगे कि 2 की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन 2 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.12, तो इसका मतलब है अब आ जाएगा 0.12, और बाकी जाहिर है ब्लू में से 1 के आने का चांस 1/4 एंड दिस इज 1/4, और ये आ रहा है 0.12 इंटू 0.25 होल स्क्वायर ले। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी सारी की लेनी है, तो ये बन रहा है बेसिकली 3 टाइम ऑफ 0.28 इंटू 0.25 स्क्वायर, और एक दफा आ रहा है 0.12 इंटू 0.25 स्क्वायर, और इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.06। ठीक है, ओके। अब देखें कि अब आ गया क्वेश्चन, इसका सी पार्ट जरा ट्रिकी पार्ट है, इसमें हमें बड़ी तवज्जो से करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री स्कोर इज 4 और लेस गिवन दैट x इज odd। अब आप जरा इस x के बारे में गौर करें, इसकी स्टेटमेंट शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रैंडम वेरिएबल x इज नॉट दिस स्कोर, यानी ये x की वैल्यू है। उसने कहा है कि गिवन दैट, यानी जो सेट बी है उसकी प्रोबेबिलिटी आपने ऑड नंबर की लेनी है। ऑड में क्या आ रहा है, 1 एंड 3 आ रहा है, उसका मतलब है 1 एंड 3 का मतलब है कि हम इन वैल्यूज को एड अप कर देंगे। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जैसे मैं बताता हूँ कि आप गिवन के बाद जो भी सेट है उसे बी कह लें, तो प्रोबेबिलिटी आप बी लेंगे तो उसका आना चाहिए, ये हम रेड से ले रहे हैं, ठीक है, जो रेड स्पिनर है उससे ले रहे हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज ऑड नंबर, ये 0.28 थी, और 3 की प्रोबेबिलिटी बन रही थी 24, तो 0.52 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आ गया प्रॉब्लम कि आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री स्कोर इज 4 और लेस। अब वो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था ना वो सम से रिलेटेड था, अब प्रोडक्ट है। ठीक है, हम उसी तरह की वर्किंग करते हैं। देखें यहाँ पे पहले रेड ले लें, ग्रीन ले लें और ब्लू ले लें, यही थे हमारे पास, ब्लू एंड ग्रीन थे। चलो उससे बाकी अगले पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस रेड पे हमने वो जो देनी थी। अब आपने प्रोडक्ट लेना है जो कि 4 या इससे लेस हो, मसलन तीनों पे अगर हम 1 लेते तो इनका प्रोडक्ट अब मैं यहाँ पे साथ लिखता भी हूँ, आप भी ऐसे लिखा करें ताकि चीजें माइंड में रहें। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ और यहाँ पे 1 लूँ, यानी अब ग्रीन पे 2 किया है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आता है, विच इज लेस देन 4। 1 ले लें, 3 ले लें और 1 ले लें, यानी प्रोडक्ट इसका निकालें तो ये 3 बनता है। 1 ले लें, 4 ले लें, 1 ले लें, तो इसका प्रोडक्ट निकालें तो ये 4 आता है, यानी हम 4 तक जा सकते हैं। अब आप यही काम ऐसा करें, क्योंकि हमने ग्रीन को रखा था, अब आप ऐसा करें, ये दोनों 1 ले लिए, इसे 2 ले लें। ठीक है, तो ये 2 आ रहा है, 1 1 3, ये 3 आ रहा है, 1 1 4, और ये 4 आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक आ गया। हमने क्या किया कि ग्रीन की सारी ऑप्शन ले ली हैं और ब्लू की भी सारी ऑप्शन ले ली हैं। अब आप यहाँ 2 लेंगे। अब देखो कि अगर दोनों में 1 आए तो इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट 2 आता है। ओके, अगर मैं इसमें 1 इसमें 2 ले लूं, देखें 2 2 ज़ा 4, 4 हमें चाहिए। अगर 2 1 3 लूं तो ये 6 आ जाता है, तो इसका मतलब है ये नहीं लेना, तो आप यहाँ 3 नहीं लेंगे। अगर 4 लेंगे तब भी 4 से बड़ा है, वो भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम रेड पे 2 रखते हैं तो ग्रीन पे अब आप चेंज करें, ये 2 ले लें, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 1, ये 4 आ गया। अब आप इससे फर्दर कुछ ले सकते हैं, मसलन 3 ले लें, यहाँ 1 रखें तो 2 3 ज़ा 6 है, तो ये तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 4 से बड़ा हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे 3 लें, यहाँ पे 1 लें, यहाँ पे 1 लें, तो 3 1 ज़ा 3 आ गया। यहाँ 3 ले लें, यहाँ 1 ले लें, यहाँ 2 ले लें, अब 6 आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। 3 ले लें, 2 ले लें, नहीं चाहिए हमें, तो इसमें बात नहीं बनेगी, तो ये 3 वाली ऑप्शन तो हमें इसके साथ नहीं चाहिए। 4 ले लें,
4 के साथ दोनों वन लें तो 4 वन सा 4 आ जाए, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन लेंगे तो वो नहीं बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ऑप्शन बनी है। अब जरा गौर करिएगा कि हमने करना क्या। ये हमने बना दिया है ए को, ठीक है, ये सारा का सारा ए की प्रोबेबिलिटी है। आगे हम इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, मैं आगे उसकी जगह छोड़ देता हूँ। हमने फाइंड ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने ए का है, और गिवन दैट बी का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर तो हमें कोई मसला नहीं, हमें चाहिए ए और बी में कॉमन। अच्छा, ये कॉमन कैसे आएगा? बी ऑड नंबर को शो कर रहा है और बी में क्या है, रेड डाई है, और रेड डाई ये आ गई है। इसमें जितनी ऑप्शन ऑड नंबर की है वो सारी आप कंसिडर कर लें, ठीक है। जो इवन नंबर की ऑप्शन है उनको निकालते हैं, मसलन ये निकालता है, उसकी रीजन है कि यहाँ पे इवन नंबर आ गया, ये निकालते हैं। ये भी इवन नंबर है, इसे निकालते हैं, ये भी इवन नंबर है, और इसे भी निकालते हैं, ये वाला भी इवन नंबर है। अब देखिए बाकी सारे के सारे एक्स की ऑड नंबर की हमने ऑप्शन लिखी हैं। अब आप इन ऑप्शंस की प्रोबेबिलिटीज लिख के फिर इसके आंसर पे आए। जैसे 1 की प्रोबेबिलिटी थी 0.28, बाकी कितना आ जाएगा 0.25 स्क्वायर। अच्छा, बाकी सब में यही आ जाएगा। ये कितनी दफा आ रहा है देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 7। एक मिस तो नहीं हो गया हमारे पास? देखें हमने 1 1 1 2 1 1 3 4, ये 3 1 के साथ आ रहा है, ये 3 की तो प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है ना, 1 1 2 1 1 3 1 1 4। तो देखो ये 1 है ना, ये है रेड डाई से, और रेड स्पिनर पे 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.28, ठीक हो गया। अब आगे आए, अब ये ग्रीन स्पिनर है और इस पे जो स्पिनर है वो इन नंबर्स पे रुकेगा, और उसने इसके लिए वर्ड यूज किया फेयर स्पिनर, यानी फेयर स्पिनर का मतलब है हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। अब मैं जब ये 1 ले रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्पिनर 1 पे आके रुक गया। फिर तीसरा जो ये जो ब्लू स्पिनर था ये भी फेयर स्पिनर है, ये भी 1 पे रुक गया। अब आपने इन तीनों स्कोर को मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1, और हमें 1 चाहिए था क्योंकि 4 या 4 से लेस वाली वैल्यू पे जाना था। इसका मतलब है जहां फेयर स्पिनर आया 1/4 1/4, ये 2 दफा आ रहा है, इसलिए मैंने 0.25 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये 1 क्योंकि रेड से सेपरेट था तो इसलिए इसको सेपरेट कर दिया। यहाँ पे अब चेक करें कि एक मिस हो गया था, ये देखें 1 2 2, एक मिस हुआ हुआ ना, 1 2 2 2 2 द 4, ये वाला एक मिस हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आ गया 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8 आ गया, यानी 8 टाइम ये वैल्यू सेम आ रही है, यानी इन सब का आंसर आ रहा है सेम। अच्छा, इसका जो आंसर है, क्योंकि अब रेड पे 3 आ रहा है तो 3 की जो प्रोबेबिलिटी है टेबल पे चेक करें, ये आ रही है 2p, यानी 0.24 आ रही है, यानी ये आएगा 0.24, और बाकी जो दो नंबर आ रहे हैं ये फेयर डाइस के हैं, तो इसका मतलब है ए की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, इसकी भी 0.25 है, जिसे मैं होल स्क्वायर में लिख रहा था। इसका मतलब है कि अब ये क्या बनना चाहिए, 8 टाइम ऑफ 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.25 स्क्वायर, और लास्ट में आ गया प्लस 0.24 और 0.25 स्क्वायर। अब आप इस सारे को जब सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा 0.511 और 0.52, और इसका आंसर बन जाएगा 0.298। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन एक बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें ये वाला भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, फिर जरा तवज्जो देते हैं। वगैरह इन रेस्टोरेंट टेबल आर रेक्टेंगुलर, ईच टेबल सीट्स 4 पीपल और 2 along each longer side of the table. 8 friends have booked 2 tables X and Y, और Rajit, Sui and Tang are 3 friends, और 8 friends will divide into 2 groups, in 2 groups of 4। ये देखें टेबल पे 4 4 बंदे बैठ रहे हैं। अच्छा, वो क्या कह रहा है, 1 ग्रुप फॉर एक्स एंड 1 ग्रुप फॉर वाई। ओके, ये समझ आ गया कि देयर आर 8 फ्रेंड्स, 4 will sit in table X and 4 will sit in table Y।
अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इफ राजीव एंड सुई मस्ट सिट एट द सेम टेबल। अब सेम टेबल क्या हो सकता है, या वो एक्स पे बैठेंगे या वो वाई पे बैठेंगे, सेम टेबल का मतलब ये हो जाएगा एज एंड टेन मस्ट सिट एट द अदर टेबल। इसका मतलब ये होगा, हम ये कहते हैं कि इफ, अब समझने वाली बात है, राजीव एंड सुई आर इन टेबल एक्स, यानी वो यहाँ पे बैठ रहे हैं, तो दो सीटें तो ऑक्यूपाई हो गई हैं, बाकी रह जाती हैं आपके पास 6 सीट्स। ठीक है। अच्छा, उसने क्या कहा है कि जब ये इधर बैठेंगे, उसने कहा है 10 मस्ट सिट एट द अदर टेबल, तो 10 इधर आ जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है कि दो सीट्स तो इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली है और एक सीट इसने ऑक्यूपाई कर ली है। इसका मतलब ये हुआ, अब बड़ी आसान सी बात है, आपको 5 में से चाहिए कितने बंदे, इस टेबल पे चाहिए 2 बंदे। ठीक है, कितनी सीट रह गई है हमारी, 5 बचे रह गए हैं। यहाँ पे 2 सीट इधर थी, 3 सीट इधर है, टोटल 5 सीट है ना। इस सीट में 2 सीट तो, यानी इस टेबल पे 2 सीट ऑक्यूपाई हो गई थी, आपके पास 5 बंदे हैं, अब वो सामने खड़े हैं, उन 5 में से 2 बंदे सिलेक्ट करें, वो कोई भी हो सकते हैं। अब 2 बंदे इस सीट पे बैठ गए और इधर कौन बैठेगा, जो रिमेनिंग 3 है वो इसमें बैठ गए। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप इस ऑर्डर को रिवर्स कर दे, यानी ये एक्स है ये वाई है, आप कहते हैं जी राजीव एंड सुई यहाँ पे आ गए, तो 10 इधर आ जाएगा। अब बात तो अभी भी वही है कि आप 2 सीट ये ऑक्यूपाई होगी, 5 में से 2 इधर आ जाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, 3 में से 3 आ जाएंगे। तो इसको इस तरह लिखने के बजाय हम जब इसको लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज, आपने लिया 5 में से 2 बंदे और अगले टेबल में 3 में से 3 बंदे और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। ठीक है, वो टेबल एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, या आप इसे 2 फैक्टोरियल कर दें या 2 कर दें, एक ही बात है। 5c2 10 होता है, 3c3 1 होता है, इंटू 2 करेंगे तो 20 वेज के साथ ये लोग बैठ सकते हैं। तो इस तरह करके आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अब अगली सिचुएशन में वो क्या कह रहा है कि व्हेन द फ्रेंड अराइव at the restaurant, Rajit and Sui now decide to sit at table X. अब राजित एंड सुई, यानी ये टेबल X है, राजित एंड सुई वो यहाँ पे बैठ जाएंगे ऑन द सेम साइड। अच्छा, अब ये देखिए सेम साइड पे है, यानी वो साइड्स भी आपस में स्विच कर सकते हैं। मतलब ये टेबल है ना, राजित और सुई यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और या फिर और करके यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यानी ये आपस में 2 टाइम्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर 2 फीट आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, हमें क्या निकालना है, डिफरेंट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर दीज 8 फ्रेंड्स। अगर 2 बंदे यहाँ पे बैठ जाए, यानी वो बाकी क्या बचेगा देखें। इसका मतलब ये होगा, अगर हम टेबल की दोनों साइड्स को सामने रखें ना, या यहाँ पे बैठेंगे या यहाँ पे बैठेंगे, यानी ये 2 साइड आपस में इंटरचेंज होंगे और ये दोनों आपस में भी इंटरचेंज हो सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है। ठीक, यानी इसका मतलब है ये तो समझ आ गया। अब 8 फ्रेंड में से 2 ने तो अपनी जगह पक्की कर ली है, बाकी आपके पास 6 फ्रेंड्स रह गए हैं, 6 सीट्स रह गए हैं, वो किसी भी ऑर्डर में बैठ जाए, वहां पे कोई मसला नहीं है। वो 10 के बारे में कह रहा है कि ही डजंट माइंड एट विच टेबल ही सिट्स, यानी इसका मतलब वो कहीं पे भी बैठ सकता है। आप 6 अरेंजमेंट है ना, 6 फैक्टोरियल लगा दें, क्योंकि 6 सीट्स हैं, 6 फ्रेंड्स हैं, वो आप बाकी रिमेनिंग कहीं पे भी बैठ सकते हैं। अच्छा, अब राजिद और सुई को देखेंगे, वो उनकी साइड्स आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, तो वो 2 फैक्टोरियल साइड्स का आ गया, और वो आपस में भी इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये वाली आपस की इंटरचेंज बन जाएगी। यानी 720 into 4 करें तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ले लिया, अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है as they leave the restaurant, the 8 friends stand in a line for a photograph. वो कह रहा find the number of different arrangements if Rajiv and Sui stand next to each other, but neither is at end of the line। यानी इसका मतलब है, अब जरा वर्किंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, वो अब इसका मतलब है वो यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, यानी वो
आइदर एंड पे दो एंड्स तो आप निकाल देना, ये दो एंड्स तो हम निकाल देते हैं, तो 6 स्पेसिस रह जाएंगी ना। 6 स्पेसिस रहेंगी तो इसका मतलब है 6 फिक्टोरियल हो जाएगा। उसने कहा है नेक्स्ट टू ईच अदर बट नीदर इन एट एंड ऑफ द लाइन। ओके, 6 फिक्टोरियल इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे 2। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखना है इनकी ऑप्शन कितनी बनेगी। मैं इसको आगे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब राजेश और सुई यहाँ पे आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो यहाँ पे आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इधर आ जाए, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये मैंने सही लिखा है, पहले 2 स्पेसेस फिर 3, हाँ यहाँ पे 4 स्पेसेस रहेंगे ना। और जो एंड है ना, उनको हमने ऑक्युपाई कर दिया, दो हमने निकाल दिए। ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास 6 फ्रेंड्स हैं और ये 6 फ्रेंड्स की अरेंजमेंट है। उस 6 फ्रेंड्स की अरेंजमेंट में इन दोनों को हमने बना दिया है ब्लॉक। ठीक है, अब ये देखो ब्लॉक की मैं पॉसिबिलिटीज देख रहा हूँ कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, क्योंकि इसमें देखो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, हम एंड पे ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग है ना, यहाँ पे हम नहीं इनको ले सकते। तो फिर इसीलिए मैं पॉसिबिलिटीज चेक कर रहा हूँ, अगर वो पॉसिबिलिटी ये वाली ना होती ना, मैं शुरू में इनको एडजस्ट करके लगा देता। ठीक है, तो फिर वो वाली आपकी बात बन जाती है। अब यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि एक तो ऐसी ऑप्शन है वो एंड पे नहीं है, तो हमने ओके। उनको काउंटिंग से निकाल दिया। इसका मतलब है कि अब 6 दोस्त रह गए हैं, उन्हीं को अरेंज करना है। उनके अंदर फिर हमने देखा कि राजिद और सुई जो है ये भी साथ आ रहे हैं, तो ये आपस में इंटरचेंज होंगे। फिर इनकी जो पोजीशन है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, ये देखो, पहले पोजीशन को छोड़ दें तो सेकंड और थर्ड पे हो सकते हैं, ये पहला केस आ गया। पहली 2 पोजीशन छोड़ दें तो फिर यहाँ आ जाएगा, पहले 3 पोजीशन छोड़ दें, फिर 4 पोजीशन छोड़ दें, फिर 5 पोजीशन। अब इससे वो यहाँ पे आ नहीं सकते ना, तो इसका मतलब है कि टोटल 5 वेव में वो इकट्ठे हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 5 फिर हम इसको कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम इसको किसी और मेथड से देखें, अच्छा इसमें मेथड 2 भी अगर मैं लगा के आपको बताऊं कि आप वाली बात की जरा आप देख लें, इसको देखो, अगर हम मेथड 2 पे लगाते हैं तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, राजिद और सुई को आप इकट्ठा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये 7 फैक्टोरियल बन गया, लेकिन अब वो ऑप्शन हमने माइनस करनी है जिसमें राजद और सुई जो है वो एंड पे ना आए, उस ऑप्शन को हमने माइनस करना है। तो इसका मतलब है एंड आप निकाल दें। अब देखें एंड, अगर अब ये माइनस करना पड़ेगा, एंड निकाले ना तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड पे हमने लेना नहीं है, ये 6 प्लेसेस आ गए। अब इन 6 प्लेसेस में तो आर एस में तो आना है ना, क्योंकि मैंने एंड एंड लिखा ही नहीं है, शुरू का और लास्ट का एंड मैंने छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब इसमें देखो कि एक ऑप्शन आ गई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, शुरू के ऑप्शन मैंने छोड़ दिए हैं। अब आर एस इधर आ रहा है, तीसरी पोजीशन पे आ रहा है और चौथी पोजीशन पे आ रहा है, इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ आएगा तो उससे एंड पे साथ लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है बेसिकली तो आप 6 अपने लोग एडजस्ट करने हैं, 6 पिक्टोरियल, उसमें आर एस की 4 टाइम आ रहा है, तो आप इसको भी माइनस करके निकालें तो आपके पास ये दोनों केस आपके बन सकते हैं जिसमें आ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अब लें जी, ये वाला हमारा पेपर कंप्लीट हुआ है।